एक समय की बात है। उदयपुर गांव और शामगढ़ गांव एक दूसरे के पड़ोसी नगर थे। उदयपुर गांव के सभी लोग बहुत गरीब थे, वहीं उसके पड़ोसी नगर के लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, जिस कारण दोनों गांव में आपसी रंजिश बनी रहती थी। अमीर लोग गरीबों का मजाक बनाते थे। उदयपुर गांव में मनु नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में तो बहुत सुंदर थी और सभी उसकी सुंदरता की तारीफ भी करते थे, पर वो बहुत गरीब थी। एक दिन दोनों गांव के बीच बहने वाली नदी के किनारे शहर से आए हुए सर्कस को देखने दोनों गांव के लोग पहुंचे हुए थे। उस सर्कस को देखने के लिए मनु भी अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंची। तभी वो पास में ही लगे लहंगे के एक स्टॉल पर जाकर खड़ी हो गई। कितना सुंदर लहंगा है ना, एक दिन मैं भी इतना सुंदर लहंगा जरूर पहनूंगी। सही कहा तुमने मनु, जब मेरे पास भी ज्यादा पैसे होंगे ना, तब मैं भी लहंगा जरूर खरीदूंगी। वो सभी सहेलियां आपस में लहंगे के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी पड़ोसी गांव में रहने वाली कुछ अमीर लड़कियां उनके पास आई और उनका मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे 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 देखो सखियों, लगता है इस दुकान पर फ्री में कपड़े बट रहे हैं। हाँ काव्या, सही कह रही हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, उदयपुर की लड़कियां खड़ी हैं यहाँ, पैरों में ठीक से चप्पल नहीं और इतने महंगे लहंगे के ख्वाब देख रही हैं। अरे फ्री में सर्कस देखो सर्कस, लहंगे हम देख लेंगे। ये कहते हुए काव्या और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगे। मनु को उन लोगों की बातों का बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा और दुखी मन से अपने गांव वापस लौट आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उदयपुर गांव में एक आदमी एक कंपटीशन की सूचना देने आ पहुंचा। पड़ोसी गांव के मुखिया ने दोनों गांव की लड़कियों के लिए एक कंपटीशन का आयोजन किया है। वो चाहते हैं कि दोनों गांव की लड़कियां एक फैशन शो में भाग लें और विजेता को पूरे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। जो भी लड़की इसमें हिस्सा लेना चाहती है, यहाँ आकर नाम लिखवा देना, लेकिन फैशन शो में केवल लहंगा पहनकर ही आना है। ये खबर सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। सभी लड़कियां मन ही मन कंपटीशन जीतने का ख्याल देखने लगी। अरे मनु, तुम तो दिखने में पहले से ही सुंदर हो और हमें बहुत खुशी होगी कि तुम उन अमीर लड़कियों से जीत जाओ और उनका घमंड चकनाचूर कर दो। लेकिन तुमने सुना नहीं, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए लहंगा होना चाहिए, और मेरे पास तो लहंगा क्या, ढंग का सूट भी नहीं है पहनने के लिए। ऐसे में मैं कंपटीशन का ख्याल कैसे देख सकती हूँ। पहले ही माँ बड़ी मुश्किलों से घर चलाती है, ऐसे में मैं उनसे लहंगे की बात तो नहीं कर सकती ना। लेकिन उसकी सहेलियां चाहती थी कि मनु इस कंपटीशन में भाग ले, इसीलिए वो मनु को बिना बताए ही रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करवा देती है। मनु जब उदास मन से अपने घर पहुंची तो वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। अगर मेरी बेटी भाग लेना चाहती है तो खुशी से ले, मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती, लेकिन इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगी बेटी। अच्छा ना सही, पर मैं तेरे लिए लहंगा जरूर लाऊंगी। क्या सच में माँ? ऐसा कहकर वो अपनी माँ के गले लग गई। अपनी बेटी के लिए लहंगा लाने के बारे में सोचकर अगले दिन से ही शारदा देवी अब दिन रात मेहनत करने लगी। वो सुबह जल्दी काम पर जाया करती थी और देर से घर वापस आती थी। एक हफ्ते में उसने ओवर टाइम लगाकर इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि वो अपनी बेटी के लिए एक लहंगा खरीद सके, और वो एक लहंगा खरीद कर ले भी आई। लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से उसकी तबीयत अब खराब हो गई थी। माँ, लहंगा तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इस लहंगे की खुशी कैसे मनाऊं? आपकी तो तबीयत बहुत खराब हो गई, मुझे बहुत चिंता हो रही है आपकी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, चिंता मत कर। और ऐसा कहते हुए मनु की माँ बेहोश हो गई। माँ उठो, आपको क्या हुआ अचानक से? माँ, लगता है माँ को अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन उसके लिए तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मनु फौरन अपनी माँ को अस्पताल ले गई, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती करने से पहले पैसों की मांग की। डॉक्टर, आप मेरी माँ को यहीं रखना, मैं बस अभी पैसे लेकर आई। मनु के दिमाग में केवल लहंगे के बेचने की ही बात चल रही थी। वो अपनी माँ का लाया हुआ नया लहंगा ले जाकर बेच देती है। उसे जो भी पैसे मिले, उन पैसों से वो अपनी माँ का इलाज करवाती है।
मुझे बस मेरी माँ सही सलामत चाहिए, किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना मुझे। पड़ोसी गांव का मुखिया बहुत अक्लमंद है, वो चाहता है कि केवल उसके गांव की ही लड़कियां जीतकर 50,000 रुपए ले जाए, वरना वो इतने महंगे लहंगे पहनकर आने की बात क्यों करता। तभी डॉक्टर वहां आ गई। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? तुम अपनी माँ से मिल सकती हो, ध्यान रखना कुछ दिनों तक उन्हें टेंशन मत देना और खाने पीने का अच्छा ख्याल रखना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी बेटा। थोड़ी देर बाद मनु अपनी माँ को घर ले आई। माँ, आपको कोई जरूरत नहीं है कल से काम पर जाने की। डॉक्टर ने कहा है कि आप अच्छा खाओगी पियोगी आराम करोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। बेटी, वो लहंगा तूने क्यों बेचा? तू जानती है ना उस लहंगे के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। और ये सब क्या कह रही है? अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या? ऐसे लहंगे की कोई कीमत नहीं है माँ जो आपकी तबीयत पर असर करे, और आप आराम करोगी। मैं कल से काम पर जाऊंगी। शारदा देवी अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मनु अपनी माँ का भला चाहती थी। अगले दिन से मनु पड़ोसी गांव में लोगों के घरों पर काम करने जाने लगी। अरे, ये तो पड़ोसी गांव की रूप सुंदरी है ना, इसके चर्चे तो दूर दूर तक सुने हैं मैंने। लेकिन ये क्या, ये रूप सुंदरी आज मेरे घर में पोछा लगा रही है। मनु काव्या की बातों का कोई जवाब नहीं देती। मेरी बात अनसुनी करनी है तो कर सकती हो, लेकिन याद रखना उस कंपटीशन में आने की गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारी औकात एक नौकरानी की है और कोई नौकरानी कंपटीशन नहीं जीत सकती, समझी तुम? तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पैसों का। तुम देखना, ये कंपटीशन में जरूर जीतूंगी। सब कमाते हैं और अपनी मेहनत से खाते हैं। हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकती ना, बैठे बैठे उसकी पिता की दौलत पर राज कर सके। इतना बोलकर मनु वहां से चली गई। बहुत पंख लग गए हैं ना इसके पंख तो मैं काटूंगी। ऐसा लहंगा बनवाऊंगी जिससे सबके होश उड़ जाएंगे। दूसरी तरफ मनु अब इस चिंता में थी कि काव्या को दिए गए चैलेंज को वो पूरा कैसे करेगी। वो बहुत परेशान थी, इसीलिए वो अपने घर नहीं गई, बल्कि अपने गांव के एक प्राचीन मंदिर के सामने वाले कुएं के पास आकर बैठ गई। घर पर माँ की भी तबीयत खराब है, ऊपर से मैं जिसके घर पे काम करने जाती हूँ वो घर भी काव्या का ही है। ना जाने ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उसको चैलेंज तो दे दिया, लेकिन मैं उसे पूरा कैसे करूंगी? वो अपने आप को क्या समझती है? सभी गरीबों को बस नीचा दिखाती रहती है। मैं ही पागल हूँ जो गुस्से में मैंने अनाप शनाप बोल दिया। कहीं इसका असर मेरी नौकरी पर ना पड़ जाए, वरना मैं क्या करूंगी? इस समय मुझे लहंगे की जरूरत है, लेकिन माँ की तबीयत भी तो खराब है। ये कहकर मनु की आंखों में आंसू आ गए। उसके बहते हुए आंसू सीधे कुएं में जा गिरे। तभी कुएं से आवाज आई, मुझ में पहले ही बहुत सारा पानी है, अपने आंसू मिलाकर मेरे पानी को नमकीन मत करो। मनु 4 कदम पीछे हटते हुए बोली, अरे ये आवाज कहाँ से आई? कैसे इंसान हो तुम? इतनी देर से मेरे सर पर खड़ी होकर रो रही हो और मुझसे ही पूछ रही हो कि आवाज कहाँ से आई? कोई कुआं कैसे बात कर सकता है? मैं इस प्राचीन मंदिर के सामने खड़ी एक प्राचीन कुआं हूँ। मुझ में परियों का आशीर्वाद है। तुम्हारा ये रोना धोना मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। ऐसा कहते हुए कुआं मनु को एक जादुई लहंगा देते हुए बोली, ये लो, आशा है इस लहंगे से तुम खुश हो जाओगी। मैंने तुम्हें इस मंदिर में आते हुए अक्सर देखा है, तो मुझे लगा तुम्हें मंदिर में आने का फल तो मिलना चाहिए। वाह, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लहंगे के कुएं, आपने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी है। मनु बहुत खुश थी और वो खुशी खुशी लहंगा लेकर अपने घर गई और अपनी माँ को लहंगे के बारे में सब बताने लगी। ये सब सुनकर तो बेटी मुझे मेरे कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मनु वो लहंगा पहनकर अपनी माँ को दिखाती है। पर माँ, आपको यकीन करना होगा, और देखो ये लहंगा कितना सुंदर लग रहा है मुझ पर। अब मैं उस कंपटीशन में जरूर भाग लूंगी और जीतूंगी भी। और आपको पता है माँ, इस बार पैसों का कोई लालच नहीं है मुझे, बल्कि मैं उस काव्या को सही रास्ते पर लाना चाहती हूँ। वो बहुत घमंडी इंसान है माँ। तभी मनु की माँ जोर जोर से खांसने लगी। माँ, आप ठीक तो हो ना? काश आप जल्दी ठीक हो जाती तो मुझे और भी चिंता नहीं होती। मनु के ऐसा कहते ही लहंगे से एक रोशनी बाहर आई, जिसके साथ उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। ये कैसा चमत्कार है बेटी? मुझे तो बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है। कहीं ये लहंगा जादुई तो नहीं?
माँ आप सही कह रही हो, और अभी आपने देखा इस लहंगे से एक रोशनी बाहर आई थी। मैं कुछ मांग कर देखती हूँ माँ। हे जादुई लहंगे, मेरी और मेरी माँ के लिए खाना ला दो। मनु के ऐसा कहते ही उसके सामने खाना आ गया। बेटी ये तो सच में जादुई लहंगा है। दोनों माँ बेटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों ने फौरन मंदिर के सामने वाले कुएं की जाकर पूजा की और उसके बाद लहंगे से अपनी जरूरत की सारी चीजें मांग ली। अब अगले दिन मनु वो लहंगा पहनकर कंपटीशन में गई। सबकी नजरें मनु पर ही थी, यहाँ तक कि काव्या भी उसके लहंगे को देखकर चौंक गई। ये गरीब भिखारन नौकरानी, इसके पास इतना सुंदर लहंगा आया कहाँ से? चोरी के अलावा ये कर भी क्या सकती है? कि तभी स्टेज पर सबके जाने की बारी आई। सभी बारी बारी से स्टेज पर गए और थोड़ी देर बाद मनु को उस प्रतियोगिता का विनर बनाया गया और इनाम के रूप में उसे 50,000 रुपए दिए गए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे विजेता बनाया और इनाम के 50,000 रुपए दिए, और मैं ये 50,000 रुपए अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। मेरे गांव में जितना हो सके मैं उतनी मदद करूंगी उन लोगों की। लोगों के पक्के घर नहीं है, उनके घर भी बनवाऊंगी। मैं वादा करती हूँ अपने गांव का नाम जरूर रोशन करूंगी। ये सुनते ही मनु की माँ को गर्व महसूस हुआ। ये सुनकर काव्या को भी अकल आ गई। मनु, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई 50,000 जैसी बड़ी रकम को भी अपने गांव को दे सकता है। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है और ऐसा लग रहा है कि तुम गरीब होकर भी मुझसे ज्यादा अमीर हो, और मैंने तुमसे जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। अरे माफी की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार हम पड़ोसी गांव वाले ही तो हैं। उस दिन के बाद से मनु जादुई लहंगे के कुएं वाले लहंगे से अपने गांव की सारी तकलीफों को दूर करने लगी थी। उसने धीरे धीरे गांव में सड़क बनवा दी और सबके घर भी पक्के बनवा दिए। गांव में सभी लोग मनु और उसकी माँ की खूब इज्जत करते थे। किसी गांव में काजल और रेशमा नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी। दोनों बहनें दिखने में तो एक जैसी थी, लेकिन काजल का रंग काला था, वहीं रेशमा दिखने में बहुत सुंदर थी। वो सारा दिन भर आईने के सामने बैठा करती थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वहीं दूसरी तरफ काजल को सादा जीवन पसंद था। रेशमा अपनी बहन काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। लेकिन उनके माता पिता दोनों बेटियों को एक समान प्यार करते थे। दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। रेशमा को काजल के साथ स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, काजल अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। वो लंच टाइम में अपनी बहन रेशमा के पास गई और बोली, रेशमा, मैं अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। बहुत भूख लगी है, तुम अपना लंच मेरे साथ शेयर करो ना। नहीं, मैं अपना लंच बॉक्स तेरे साथ हरगिज शेयर नहीं करूंगी। इतने में रेशमा की सहेली रूपा बोली, रेशमा, ये तेरी ही बहन है ना? देखो तो जरा, एक दिन है तो एक रात। ये कहते हुए वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगी। ये देख रेशमा गुस्से से बोली, मैंने तुझे कितनी बार कहा है मेरे पास मत आया कर, चली जा यहाँ से। अब यहाँ खड़ी होकर मेरे और इंसल्ट करवाएगी क्या? काजल दुखी होकर अपनी क्लास में वापस लौट गई। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद दोनों बहनें घर लौटी। तब रेशमा गुस्से से अपनी माँ सुमित्रा को बोली, मॉम, इस काली बंदरिया को मेरे साथ स्कूल मत भेजा करिए। इसकी वजह से मेरी सारी सहेलियां मुझ पर हंसती हैं। आप प्लीज इस काली लड़की का नाम किसी दूसरे स्कूल में लिखवा दीजिए। रेशमा, काजल तुम्हारी सगी बहन है, अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलते। दोनों को मिलजुल कर बड़े प्यार से रहना चाहिए और सारे काम मिलजुल कर करने चाहिए। बुरे वक्त में तुम्हारी बहन ही तुम्हारे काम आएगी, समझी तुम? मॉम, आप मुझे मत समझाइए, ये काली बंदरिया मेरे क्या काम आएगी? मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ और सुंदर लड़कियों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, समझी आप? इतना कहकर रेशमा गुस्से में वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद सुमित्रा काजल के कमरे में गई और बोली, काजल बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को हमें कविता आंटी के घर पर उनके बेटे की बर्थडे पार्टी में जाना है। लेकिन माँ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा, क्या हुआ? मेरा पार्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं है।
आप सब चले जाइए। नहीं बेटा, हम सब एक साथ जाएंगे पार्टी में। नहीं माँ, रेशमा को मेरे साथ कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता और मेरी वजह से उसकी इंसल्ट भी होती है। बेटी, रेशमा की बात का बुरा मत मानो, मेरे लिए तो तुम दोनों एक समान हो। तभी सुमित्रा रेशमा को आवाज देने लगी। रेशमा बेटी, जरा यहाँ आना। क्या हुआ मॉम, क्यों बुला रही थी आप? देखो बेटा, शाम को हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है। तुम दोनों बहनें बाजार जाओ और एक सुंदर सा गिफ्ट खरीद कर लाओ। मॉम, मैं अकेले ही बढ़िया सा गिफ्ट खरीद कर ले आऊंगी, इसे मेरे साथ भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। अरे मॉम, नाराज क्यों होती हो? मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। ठीक है, हम दोनों गिफ्ट लेने एक साथ ही चले जाएंगे। इतना कहकर रेशमा मुंह बनाते हुए काजल के साथ बाजार जाने के लिए निकल पड़ी। तभी रास्ते में रेशमा गुस्से से बोली, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे पीछे चलना, समझी? तू मेरे साथ चलेगी तो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे और मुझे अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। ठीक है बहन, तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में उन्हें एक बदसूरत बूढ़ी औरत दिखाई दी। बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रेशमा गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, ए बुढ़िया, चल हट रास्ते से, मुझे बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगी बेटी, भगवान के लिए मुझ पर दया करो। अच्छा है, मर जाओगी तो इस धरती से बोझ ही तो कम हो जाएगा, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली। और हाँ, मुझसे दूर रहो, मुझे टच मत करना, बदसूरत और काले लोगों से मुझे सख्त नफरत है। हट रास्ते से, मुझे जाने दे। ये कहते हुए रेशमा आगे चलने लगी। दूर खड़ी काजल ये सब देख रही थी। उसे बूढ़ी औरत पर बहुत दया आई। वो बूढ़ी औरत के पास गई और कुछ पैसे देते हुए बोली, अम्मा, ये लीजिए कुछ पैसे और कुछ खरीद कर खा लीजिएगा। बेटी, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मुझ जैसी गरीब औरत की मदद की, पर उस लड़की ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात की। अम्मा, वो मेरी बहन है, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। नहीं बेटा, तुम्हारी बहन एक मतलबी लड़की है, उसे सिर्फ सुंदरता से ही प्यार है और वो केवल सुंदर लोगों को ही पसंद करती है। इतना कहकर बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी में बदल गई। परी को देख काजल थोड़ी घबरा गई। घबराओ नहीं काजल, दरअसल मैं भेष बदल कर लोगों की परीक्षा लेती हूँ, लेकिन मैंने अब तक जितने भी लोगों की परीक्षा ली, सभी लोग मतलबी और स्वार्थी निकले, लेकिन तुम पहली इंसान हो जो नेक और सच्चे दिल की हो, इसीलिए मैं तुम्हें सोने के सिक्के देना चाहती हूँ। परी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। काजल, तुम वाकई में बहुत ही अच्छी लड़की हो, चलो मैं तुम्हें अपने जादुई कुएं के पास ले चलती हूँ। इतना कहकर परी अपने जादू से काजल को एक जादुई कुएं के पास ले गई। उसके बाद उस कुएं में से एक अनोखा गाउन और एक चमचमाती हुई गुलाबी रंग की लिपस्टिक निकलती है, जिसे परी काजल को देते हुए बोली, ये मेरा जादुई कुआं है, मैं तुम्हें इसमें से एक अनोखा गाउन और एक जादुई लिपस्टिक दे रही हूँ। जैसे ही तुम इस अनोखे गाउन को पहनोगी, तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और ये जादुई लिपस्टिक तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी। अब तुम खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। काजल ने परी का धन्यवाद कर जैसे ही उस अनोखे गाउन को पहना तो वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। ये देख काजल खुशी से झूम उठी। फिर परी से विदा लेकर काजल अपने घर की ओर जाने लगी। चलते चलते काजल काफी थक गई। चलते चलते पैरों में दर्द हो रहा है। काश मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी होती तो मैं उसमें बैठकर अपने घर जा पाती। अब पता नहीं मुझे पैदल और कितना चलना पड़ेगा। घर पर माँ परेशान हो रही होंगी। तभी उसे परी की दी हुई जादुई लिपस्टिक की बात याद आई। उसके बाद उसने जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाया। तभी अचानक से वहाँ एक बड़ी गाड़ी प्रकट हुई। ये देखकर काजल बहुत हैरान हो गई।
वो उस गाड़ी में बैठकर अपने घर जा पहुंची। घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी देखकर रेशमा और माँ सुमित्रा दोनों ही हैरान रह गए। फिर जैसे ही गाड़ी में से काजल बाहर आई तो दोनों माँ बेटी काजल को देखते ही रह गए। काजल बेटी, ये सब क्या है? तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। और ये गाड़ी किसकी है बेटा? काजल मुस्कुराते हुए जादुई लिपस्टिक के कुएं के बारे में सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सुमित्रा मन ही मन खुश होती है। लेकिन रेशमा उससे बहुत बुरी तरह जलने लगती है। देख रेशमा, तुम्हारी बहन कितनी सुंदर हो गई है। अब तो तुझे अपनी बहन से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक है, सुंदर लग रही हो तुम। इतना कहकर रेशमा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। वो जादुई लिपस्टिक मेरे पास होनी चाहिए। काली कलूटी काजल मुझसे ज्यादा सुंदर कभी नहीं हो सकती। जादुई लिपस्टिक को लगाकर मैं दुनिया की सबसे सुंदर और अमीर लड़की बन जाऊंगी। फिर मुझे इन लोगों के पास रहने की कोई जरूरत नहीं। जादुई लिपस्टिक की मदद से मैं एक बहुत बड़े बंगले में रहूंगी। इतना सोचकर रेशमा ने चुपके से काजल के कमरे में जाकर जादुई लिपस्टिक को चुरा लिया। अब मैं जल्दी से ये जादुई लिपस्टिक होठों पर लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊंगी। ये कहते हुए रेशमा ने जैसे ही जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाया, वो बदसूरत और बूढ़ी दिखने लगी। अपने आप को आईने में देख रेशमा बुरी तरह चिल्ला उठी। रेशमा के चिल्लाने की आवाज सुनकर काजल और माँ सुमित्रा उसके कमरे में भागते हुए आए और रेशमा को देखकर उसे पहचान ही नहीं पाए। अरे, ये रेशमा के कमरे में कौन औरत है? कौन हो तुम? घर के अंदर बिना पूछे कैसे घुस आई? अरे माँ, मैं ही रेशमा हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुम रेशमा हो? लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? माँ, मैं काजल से भी ज्यादा सुंदर दिखना चाहती थी, इसीलिए मैंने काजल की जादुई लिपस्टिक चुराकर अपने होठों पर जैसे ही लगाई, मैं बदसूरत और बूढ़ी दिखने लगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। काजल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से तुम्हारे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। अब मैं समझ गई हूँ, चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती, बल्कि इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। रेशमा को गलती का एहसास होता देख काजल ने जादुई लिपस्टिक से रेशमा को पहले जैसा ठीक करने को कहा। पलक झपकते ही जादुई लिपस्टिक ने रेशमा को पहले जैसा ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से रेशमा का व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया। अब वो अपनी बहन काजल के साथ मिलजुल कर बड़े प्यार से रहने लगी।